हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। 12th क्लास बायोलॉजी आरबीएससी सीबीएसई के फर्स्ट लेसन का ये लास्ट टॉपिक है और इस लेसन में हमने अनेक टॉपिकों का डिस्कस किया जो अपनी इससे पूर्व की वीडियो में है, जिसमें हमने विशेष रूप से रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये मेनली टॉपिक है। इसके अलावा हमने पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीकार्पी, एपोमिक्सिस जैसे टॉपिकों का भी अध्ययन किया है। एग्जाम की दृष्टि से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट, इसके अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पॉलीकार्पी और माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके विभिन्न मेथड, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, और यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसी का एक प्रकार है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम कायिक अंगों से नए पादपों का विकास करते हैं, और यह भी एक तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही एक एडवांस विधि है, जिसमें पादप के एक अति सूक्ष्म भाग से प्रयोगशाला में निर्जमीकृत दशाओं में कांच के पात्रों में पोषक माध्यम में अल्प समय में हजारों की संख्या में नए पादपों का विकास किया जा सकता है। यह है माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पादप के सूक्ष्म कायिक भाग, एक सूक्ष्म वेजिटेटिव पार्ट, जिसे हम एक्स प्लांट के रूप में जानते हैं, कर्तोतक कहते हैं, जिसे अपन कर्तोतक को प्रयोगशाला में कांच के पात्रों में निर्जमीकृत दशाओं में व कृत्रिम पोषक माध्यम में संवर्धन करके अल्प समय में हजारों की संख्या में जनक के समान पादपों का विकास करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। तो एक पादप के छोटे से भाग को लेकर प्रयोगशाला में निर्जमीकृत दशाओं में पोषक माध्यम में हजारों की संख्या में नए पादपों का विकास करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन के मेथड, तो मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन के कौन कौन से मेथड है, और इसके मेनली 3 मेथड है: बाय एक्सिलरी बर्ड्स, एडवेंटियस बर्ड्स और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी 3 पादप भागों का प्रयोग करके हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। कौन कौन से? एक्सिलरी बर्ड, एडवेंटियस बर्ड और कायिक भ्रूण। इनका प्रयोग करके उनसे नए पादपों का
विकास कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो बाई एक्सिलरी बर्ड, कक्षस्थ कलिकाएं जो शीर्षस्थ हो सकती है, शीर्ष पर जो जिसे अपन मेरिस्मेटिक टिश्यू जहां उपस्थित होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो शूट टिप यानी प्रोशीर्ष का जो अंतिम भाग है वो नोडल सेगमेंट जहां परुसंधि है, उस परुसंधि पर का जो सेगमेंट है थोड़ा छोटा पीस है वो, तो शूट टिप और नोडल सेगमेंट के रूप में अपन उसका टिश्यू का प्रयोग अपन कर सकते हैं। उस टिश्यू को साइटोकाइनिन युक्त पोषक माध्यम में अपन संवर्धन करेंगे जिससे अनेक परो या सूट अपने को प्राप्त होंगे। उन्हें उनकी संख्या में वृद्धि के लिए अपन उपसंवर्धन करके उनकी संख्या में वृद्धि करेंगे जिससे और अधिक तादाद में हमें परो प्राप्त होगा और उसके बाद ऑक्सीजन युक्त पोषक माध्यम में अपन उसका संवर्धन करेंगे जिससे रूट या जड़ युक्त अनेक पादपों का या प्लांटलेट का विकास हो जाता है। तो ये था बाई एक्सिलरी बर्ड्स। अब अपन बात करें बाई एडवेंटियस बर्ड। एडवेंटियस बर्ड लेंगे, वही साइटोकाइनिन में परिवर्धन करेंगे, उप संवर्धन करके या परिवर्धन करके ऑक्सीन में संवर्धन करेंगे जिससे जड़युक्त अनेक पादप का विकास हो जाएगा। तो एडवेंटियस बर्ड लेंगे, साइटोकाइनिन में संवर्धन करेंगे, उसका वापस उपसंवर्धन करेंगे जिससे उनकी संख्या में और अधिक वृद्धि हो जाएगी परों की। फिर ऑक्सीन में संवर्धन करेंगे जिससे परों में रूट सिस्टम डेवलपमेंट हो जाएगा और जड़ युक्त पादपों का विकास हो जाएगा। साइटोकाइनिन केलस में या अविभेदित कोशिकाओं के समूह में परोतंत्र का विकास करता है और ऑक्सीन जो है परोतंत्र में रूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इसीलिए हमने यहां साइटोकाइनिन युक्त पोषक माध्यम लिया और यहां ऑक्सीजन युक्त पोषक माध्यम काम में लिया। तीसरा जो है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे अपन कायिक भ्रूणोद्भव के नाम से भी जानते हैं। इसमें बीजाणु उद्भिद पादप की किसी भी 2N कोशिका को हम प्रयोग में लेकर उससे भ्रूण का विकास करते हैं जिसे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसे हम इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनेसिस भी अपन कह सकते हैं, प्रेरित तरीके से भ्रूणता पैदा करना। कायिक सेल कोई भी सोमेटिक सेल्स लेंगे, साइटोकाइनिन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन करेंगे जिससे उसमें प्रोतंत्र का डेवलपमेंट होगा और कोशिकाओं का डिवीजन होगा, द्विकोशिकीय भ्रूण बनेगा, फिर 4 कोशिकीय भ्रूण बनेगा, गोलाकार भ्रूण बनेगा, हृदयाकार भ्रूण बनेगा और अंततः पूर्ण विकसित भ्रूण का विकास हो जाएगा। इस भ्रूण को बाद में ऑक्सीन या साइटोकाइनिन युक्त पोषक माध्यम में और संवर्धन करके हम इनसे पादपों का विकास करवा लेंगे। इस तरीके से भ्रूण संवर्धन अपन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे माइक्रो प्रोपेगेशन के। अब अपन बात करें स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के चरण, माइक्रो प्रोपेगेशन में कौन कौन से चरणों का या कौन कौन से स्टेप को अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें माइक्रो प्रोपेगेशन की मैकेनिज्म के लिए, क्रियाविधि के लिए हम 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है और 4 स्टेप मेनली है इसके। 4 चीजें क्या? सबसे पहले एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसे कहते हैं या कर्तोतक किसे कहते हैं? जिसका हमें संवर्धन करवाना है उसे एक्सप्लांट कहते हैं। तो नंबर 1 चीज की रिक्वायरमेंट है क्या? एक्सप्लांट। नंबर 2 पोषक माध्यम।
जिसे अपन कृत्रिम पोषक माध्यम भी कह सकते हैं। इसमें अपन MS या मुरासीजे व स्पूग के पोषक माध्यम का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रयोगशाला में निर्जमीकृत अवस्था में ये कार्य संपादित किया जाता है। तो प्रयोगशाला की रिक्वायरमेंट है और निर्जमीकृत दशाएं, स्टेरिलाइज दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें वो जीवाणु से सदूषित ना हो। और चौथी जो रिक्वायरमेंट है हमें वो है प्रयोगशाला उपकरणों की। तो इन 4 रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर अपन माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और मेनली 4 स्टेप कौन कौन सी है। पहली स्टेप है एक्सप्लांट, पोषक माध्यम, प्रयोगशाला उपकरणों को निर्जमीकृत करना, इन्हें जीवाणु रहित करना। तो पहली स्टेप है पोषक, जो एक्सप्लांट है वो पोषक माध्यम और प्रयोगशाला उपकरणों को निर्जमीकृत करना। दूसरी स्टेप है जिसमें हम एक्सप्लांट का संवर्धन करते हैं और केलस का विकास करते हैं। तो दूसरी स्टेप हो गई अपना केलस का संवर्धन या केलस प्रवर्धन, केलस का डेवलपमेंट कर लिया। तीसरी स्टेप जो अपनी है वो है केलस का खंडीकरण करके उसका पुनः संवर्धन करना और प्रोयुक्त पादपों का या प्रोतंत्र का विकास करवाना। उसके पश्चात उन्हें पुनः साइटोकाइनिन युक्त ऑक्सीन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन करना जिससे उसमें मूल तंत्र का विकास हो जाए और छोटे छोटे पादपक बन जाए। तो इन 4 स्टेप का अपन फॉलो यहां पर करें। अब एक चीज और अपन बात कर ले, केलस कोशिकाओं का एक समूह है जो अनिवेदित है, यानी अनिवेदित कोशिकाओं के समूह को अपन केलस कहते हैं। देखिए अपन स्टेप बात कर रहे हैं, स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। सबसे पहले स्वस्थ एक्सप्लांट का चयन। सबसे पहले अपन स्वस्थ एक्सप्लांट का चयन कर लिए। उसके पश्चात एक्सप्लांट, पोषक माध्यम, प्रयोगशाला उपकरणों को निर्जमीकृत करना, ये मेन स्टेप अपनी। पहली स्टेप में अपन ने एक्सप्लांट का चयन किया और एक्सप्लांट को, पोषक माध्यम को, प्रयोगशाला उपकरणों को निर्जमीकृत कर लिया, जीवाणु रहित कर लिया। उसके पश्चात पोषक माध्यमों को संवर्धन पात्रों में भर लिया। इसके लिए अपन पेट्री प्लेट ले सकते हैं और कल्चरल ट्यूब अपन काम में ले सकते हैं जो बड़ी टेस्ट ट्यूब की तरीके की होती पर बड़ी साइज की होती, उनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो पोषक माध्यम को संवर्धन पात्रों में भर लिया। एक्सप्लांट को पोषक माध्यम में जिन प्लेटों में या जिन ट्यूब्स में अपन ने भरा है उसमें एक्सप्लांट को ट्रांसफर कर दिया। एक्सप्लांट का स्वचालित सेकरों में संवर्धन, स्वचालित इंक्यूबेटर एक निश्चित तापमान पर और चलने वाले जहां उपकरण होते हैं जिसे अपन इंक्यूबेटर या स्वचालित सेकर कहते हैं, उनमें संवर्धन स्टार्ट कर दिया। ये पहली स्टेप अपनी हो गई। दूसरी स्टेप अपन क्या करेंगे, एक्सप्लांट का जब वहां संवर्धन हुआ, उस संवर्धन से कोशिकाओं का एक समूह बना, उसका अपन पुनः संवर्धन जिसे अपन उप संवर्धन भी कह सकते हैं, जिससे एक्सप्लांट की संख्या में क्या हो जाती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। एक्सप्लांट से केलस का विकास करना, तो अपन ने यहां संवर्धन किया, बार बार उसका फिर संवर्धन कर रहे हैं हम, बार बार पोषक माध्यम अपन बदलते जाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में अपने को केलस प्राप्त हो जाता है। तो यहां दूसरी स्टेप में केलस का डेवलपमेंट कर लिया। केलस अविभेदित सेल्स का समूह होता है, साइटोकाइनिन व नाइट्रोजन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन किया जाता है। इस केलस में या केलस डेवलपमेंट के लिए अपन साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन करते हैं जिससे केलस का अधिक उत्पादन हो जाता है। तो दूसरी स्टेप में अपन ने केलस डेवलप कर लिया।
फर्स्ट स्टेप में अपन ने एक्स प्लांट का संवर्धन किया था, दूसरी स्टेप में अपन ने केलस का डेवलपमेंट कर लिया। अब केलस का आगे पुनः संवर्धन करेंगे, तो केलस का निर्जीवीकृत चाकू से खंडन करेंगे। जैसे ये केलस है अपने पास, तो इसको निर्जीवीकृत चाकू की सहायता से इस तरीके से अनेक छोटे छोटे खंडों में काट लेते हैं। तो निर्जीवीकृत चाकू से खंडन, प्रत्येक खंड को संवर्धन माध्यम में संवर्धन करते हैं, पोषक माध्यम में अगले पोषक माध्यम में संवर्धन करते हैं, अनेक बार नए पोषक माध्यम के संवर्धन करते हैं बार बार। लेमिनर एयर फ्लो टेबल पर यह कार्य किया जाता है, जहां निर्जमीकृत दशाएं बनी रहती है। प्रत्येक खंड को ऑक्सीजन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन करते हैं। उसके बाद अपन जिससे उसमें पहले परोतंत्र का डेवलपमेंट हो गया था, अब परो व मूल तंत्र युक्त छोटे छोटे पादपों का विकास हो जाता है। तो पहले अपन ने साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन युक्त पोषक माध्यम में लिया था, जिससे परोतंत्र का डेवलपमेंट हो गया था। उसके पश्चात अपन ऑक्सीजन युक्त पोषक माध्यम काम में ले रहे हैं, जिससे उसमें रूट सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो जाएगा और प्रो सिस्टम और रूट सिस्टम युक्त छोटे छोटे पादप बन जाएंगे, प्लांटलेट बन जाएंगे, छोटे पादप। नए पोषक माध्यम में और इसका संवर्धन करके पादपों को की थोड़ी वृद्धि करवाते हैं। ये स्टेप हो गए। अब आगे अपन इससे नए पादपों का विकास के लिए और क्या क्या चरण का अपन फॉलो करते हैं, तो वो देखिए, जो पादप आकार में बड़े होते जा रहे हैं, तो अपन बड़े पोषक युक्त कांच के पात्रों में पादपों का स्थानांतरण करके पादपों का पुनः संवर्धन किया जाता है। बड़े पात्रों में पोषक माध्यम भर के उन पादपों को उसमें स्थानांतरित कर देते हैं और उनका और संवर्धन करते हैं, जिससे वो और अधिक वृद्धि करते हैं। पादपों को अब कृत्रिम मृदा युक्त गमलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल जो सोइल है उसमें पौधों को स्थानांतरित या प्लांटलेट को उसमें स्थानांतरित करके उसमें पोषक माध्यम डालते रहते हैं। समय समय पर गमलों में पोषक माध्यम डालते रहते हैं। पादपों को हरित घर में स्थानांतरित कर देते हैं। अगली जो स्टेप आएगी अपनी वो है कि पादपों को अब हरित घर में ग्रीन हाउस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वहां पर नियंत्रित पर्यावरणीय दशाएं होती है। अनुकूलित दशाओं में पादपों की वृद्धि करवाई जाती है। पादपों को मृदा युक्त गमलों में स्थानांतरित कर देते हैं और पादपों को अब आर्टिफिशियल मृदा से निकालकर रियल मृदा, वास्तविक मृदा युक्त गमलों में स्थानांतरित कर देते हैं और हरित घर में ही रखते हैं। उसके पश्चात अगली स्टेप में अपन पादपों का दशा अनुकूलन परीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है कि वो कौन कौन सी दशाओं के लिए अनुकूलित है और उनका मूल्यांकन किया जाता है कि यह अपना जो वांछित उद्देश्य था उसके अनुसार है या नहीं है। तो उसका दशानुकूलन परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं। पादपों को मृदा में स्थानांतरण कर देते हैं, अब स्वतंत्र मृदा में स्थानांतरित कर देते हैं। नए पादपों के पादप के रूप में स्वतंत्र करना और इसे एक नए पादप के रूप में स्वतंत्र कर दिया जाता है। जब वो वहां पर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर लेता है, तब अपने मूल्यांकन और परीक्षण में वो खरा उतरता है और उसका गुणन और वितरण करके उसे नए पादप के रूप में या नई किस्म के रूप में बाजार में वितरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से माइक्रो प्रोपेगेशन के माध्यम से हम बहुत अल्प समय में हजारों की तादाद में नए पादपों का विकास कर सकते हैं। तो ये था माइक्रो प्रोपेगेशन। अब अपन बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस।
तो देखिए, वांछित गुणों युक्त पादपों का संवर्धन आसानी से व तेजी से किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा हम वांछित गुणों युक्त पादपों का बहुत तीव्र गति से अल्प समय में नए पादपों का विकास कर सकते हैं। वांछित संख्या में पादपों का विकास किया जा सकता है। जितनी संख्या में चाहिए उतनी संख्या में अल्प समय में तीव्र गति से पादपों का विकास कर सकते हैं। आर्थिक लाभ युक्त पादपों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। कुछ फलीय पादप व कुछ जो पौधे हैं जो बहुत अत्यधिक आर्थिक महत्व रखते हैं, उन पादपों का या उन पौधों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, भी प्रवर्धन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं इस तकनीक के द्वारा। अल्प समय में बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो बहुत अल्प समय में अधिक संख्या में पादपों का प्रवर्धन कर सकते हैं। बीज रहित पादपों का संवर्धन करके तीव्र संख्या में उनकी वृद्धि कर सकते हैं। जो बीज रहित पादप है, जैसे आलू है या बांस है, अंगूर है, इनमें बीज रहित पौधे होते हैं। इनका तीव्र गति से संवर्धन और प्रवर्धन अपन माइक्रो प्रोपेगेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। दुर्लभ संकटग्रस्त पादपों की संख्या संवर्धन करके उनकी संख्या को बनाए रख सकते हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि कर सकते हैं। तो बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में भी माइक्रो प्रोपेगेशन बहुत लाभकारी है। इससे जो बहुत कम संख्या में है, संकटग्रस्त है या विलुप्त की जो कंगाल पर जो पेड़ पौधे या जातियां जो है, उनका संवर्धन करके उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। विषम युग्मजी, संकर पौधे, एकलिंगी पादपों का भी इस विधि द्वारा संवर्धन और प्रवर्धन कर सकते हैं। तो विषम युग्मजी पौधे, संकर जितने भी हाइब्रिड है या एक लिंगी है, उन पादपों का भी संवर्धन हम माइक्रो प्रोपेगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था भी आज का अपना टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसमें माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसके कौन कौन से मेथड है, इसकी स्टेप क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये अपन ने अध्ययन किया। और आज जो है वो 12वीं क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।